काफी हद तक सही लिखा है, बट एक आधा एस्पेक्ट उसमें और आएगा। शेख जी आपने लिखा है, शेख वसीम जी। मैं अभी जी सर। कंक्लूड करूंगा शाजिया मैम। जी सर। जी सर। जी ओके सर। जी सब्जेक्ट लिखा है एडमिसिबिलिटी ऑफ ग्रांट ऑफ फर्स्ट इन सीटू प्रमोशन इन फेवर ऑफ मिस्टर एक्स जूनियर असिस्टेंट. Kindly refer to subject captioned above regarding the admissibility of first in situ promotion to Mr. X, currently working as junior assistant. The service book of the said employee has been placed on the CF site for reference. Mr. X इसको was engaged. है ना, एडमिसिबिलिटी, जी सर। एडमिसिबिलिटी को ना लिखें, ग्रांट ही लिखें, वहां से स्टार्ट कर लें। जैसे मैं कहते हैं कि कंसिडरेशन था, तो ओके सर। एडमिसिबिलिटी भी हम, क्योंकि वी आर, say we are accounts assistant, okay, we यस सर। can't be 100% certain that it's admissible. ओके तो सर। इसलिए हम वो डिसीजन अभी नहीं देंगे कि एडमिसिबिलिटी है या नहीं है। अभी हम वी आर पुटिंग फॉर द केस बिफोर द हायर अथॉरिटी, जस्ट कीप इट ग्रांट ऑफ फर्स्ट इन सिटू प्रमोशन, ठीक है। ओके सर. ठीक। Mr. X was engaged Mr. X was engaged as a daily wager on 16th of February 2012. After the completion of requisite 7 years of daily wager service, he was regularized as junior assistant in the pay level 4 as on 19th of October 2019. As the said employee has not taken any promotion till date, so he had become eligible for his first in situ promotion. After taking 50% of his delivery service into account, his requisite 9 years of service are completing on 17th of December 2024. He is entitled to pay in level 5 with effect from 1 January 2025. The work and conduct of the said employee for the last 3 years had been excellent. The case is therefore correct under rules and is submitted for kind perusal and approval. द केस इज, जो आपने करेक्ट लिखा ना, जी सर। करेक्ट वर्ड हम यूज नहीं करते हैं इस सिचुएशन में, ठीक है। जी। तो आप उसमें ये कह सकते हैं कि द केस इज कवर्ड अंडर रूल्स, ओके सर। ठीक है। द केस इज कवर्ड अंडर रूल्स, ओके सर। क्योंकि हम ही एग्जामिन कर रहे हैं, अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि करेक्ट है, तो वो थोड़ा जी। सा करेक्ट वर्ड वैसे भी हम कम यूज करते हैं। करेक्ट वर्ड हम यूज करते हैं कोई कैलकुलेशंस के लिए हो सकता है, ठीक है, उसके जी लिए सर। हम यूज करते हैं। जी। काफी लेंथ एंड ब्रेड्थ आपने कवर किया, इट्स ऑलमोस्ट अप टू द मार्क। शाजिया मैम, जी सर। आपका परफेक्टली ओके था। द ओनली एक्सेप्शन कि आपने जो डेली वेजर की सर्विस थी, जी सर। वो अलग से डील नहीं किया, है ना। हाँ तो जी सर। उसको डील करना पड़ेगा कि वो जो 50% है उसको भी हमने ऐड किया, और ओके सर। उसके बाद जो है उनके 9 इयर्स जो है वो कंप्लीट हो गए सर। तो उसके बाद जो उनका फर्स्ट इंस्टीट्यूट है वो फर्स्ट ऑफ फॉलोइंग मंथ, दैट इज फर्स्ट ऑफ दिस एडमिसिबल है, ठीक है। ओके सर। एंड में वही हमने रेकमेंड करना है कि ये केस क्योंकि रूल्स में कवर्ड है, तो लिहाजा इसको अप्रूव किया जाए, सबमिटेड फॉर साइन प्रिंसिपल एंड अप्रूवल एंड फॉर द नेसेसरी एक्शन। तो इस तरह से एवरीबॉडी गॉट एन आइडिया। और किसी ने लिखा है वॉलंटरीली? सर जी सर लिखा है कि सब्जेक्ट फर्स्ट इन सीटू प्रमोशन इन फेवर ऑफ मिस्टर एक्स जूनियर असिस्टेंट. Mr. X, who is currently holding office as junior assistant, was regularized जब with effect. फर्स्ट इंस्टीट्यूट लिख रहे हैं ना, Yes, sir. उससे पहले आप ग्रांट ऑफ लिख लें तो वो ज्यादा फ्लेवर ऐड करेगा उसमें, ठीक है। ग्रांट ऑफ फर्स्ट
in situ. So Mr. X, who is currently holding office as junior assistant, was regularized with effect from 1/1/2015 by Government Order Number 69F of 2016, dated 28/2/2016, after rendering 7 years service as daily wager. As per the service records, Mr. X became eligible for First Institute promotion from the date 1/7/2021, and consequently he has applied for the First Institute promotion. Service book of Mr. X, appointment order, and copy of SRO 2020-225 dated 4/7/1997 are attached for your ready reference. The case is therefore covered under rules and is submitted for kind perusal and approval. Okay. इसमें शेख जी आप भी और शाजिया मैम आप भी, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, हमने केस की डिटेल्स को पहली ही लाइन से डिस्कस किया कि वो स्टेट को एंगेज हुए या डेली वेजर लगे थे. सीक्वेंस इसकी बनेगी जब आपके पास उन्होंने अप्लाई किया. तो पहला जो सेंटेंस होना चाहिए यहाँ पे वो ये होना चाहिए कि हम जो उन्होंने अप्लाई किया है, ठीक है, उन्होंने अप्लाई किया फर्स्ट इंस्टीट्यूट प्रमोशन के लिए. ही हैज एनक्लोज्ड दीज डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे? जो उनका इनिशियल एंगेजमेंट ऑर्डर होगा, जो उनका रेगुलराइजेशन का ऑर्डर होगा, ठीक है, जो उनका वर्क एंड कंडक्ट होगा, ये डॉक्यूमेंट्स उन्होंने साथ में लगाए हैं. और उसके बाद आप सर्विस रिकॉर्ड का हवाला देंगे फिर कि सर्विस रिकॉर्ड के हिसाब से ये उनके पर्टिकुलर्स बनते हैं. क्योंकि यहाँ पे आप सीएफ साइट पे उनकी रिप्रेजेंटेशन या एप्लीकेशन जो भी आई है आपके पास, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, वही आपको मार्क हुई थी. तो फर्स्ट थिंग यू विल बी मेंशनिंग इज कि ये चीज जो है ये अप्लाई किया उन्होंने, विच इज ड्यूली मार्क टू मी. ठीक है ना, वो भी आप लिखेंगे कि मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे को मार्क हुआ है, तो उसके हिसाब से मैं पुट अप कर रहा हूँ. एप्लीकेशन में क्या लिखा उन्होंने, क्या क्या इनक्लोज किया है, और उसके बाद फिर हम सर्विस हिस्ट्री पे आ जाएंगे कि जो हमने एग्जामिन किया. ये हो गया कि उन्होंने अप्लाई किया, फिर हमने क्या एग्जामिन किया, और एग्जामिनेशन के हिसाब से रूल्स के दायरे में, रूल्स के हिसाब से उनकी एडमिसिबिलिटी जो है वो बनती है या नहीं बनती है, और किस स्टेट से बनती है. तो वो हमारा लॉजिकल बनेगा. जी सर मैंने ऐसे ही लिखा है पूरा. जी 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 पढ़ के बता दें विक्रम जी. जी सर. सर से स्टार्ट करता हूँ. मिस्टर एक्स वर्किंग एज जूनियर असिस्टेंट इन आवर ऑफिस हैज सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर फर्स्ट इंस्टीट्यूट promotion via time bound form. Enclosed certificates, namely integrity certificate, APR for last 5 years till the eligibility of first institute promotion. Engagement order as daily wager, appointment order for junior assistant, order of regulation as junior assistant, and first page of service book. After reviewing the formalities and details mentioned in time-bound form submitted by the employee from the service book and other documents, is eligible for first institute promotion as on 20th 7/2025. As his 50% qualified years of deducting non-qualified years is 3 years and 2 months. The employee required 5 years 10 months for the 9-year completion for first institute promotion, which is completed on 20th of July 2025. Therefore, the case is covered under rules and submitted for kind perusal and approval. ठीक है, आपने पूरा वही सीक्वेंस फॉलो किया, सो इट इज वेरी गुड. तो इसी तरह से होगा, क्योंकि जो भी नोट आप लिखेंगे वो किसी के रेफरेंस में होगा. जैसा कल हम डिस्कस कर रहे थे कि नोट जो है वो सुओ मोटो भी हो सकता है, और नोट जो है वो किसी के रेफरेंस में भी हो सकता है.
ये कोई ऑर्डर हो सकता है, कोई इंस्ट्रक्शन हो सकती है, किसी की एप्लीकेशन हो सकती है, किसी की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। ठीक है। ऐसे ही अगर सपोज किया कोई एनोनिमस कंप्लेंट आती है आपके किसी ऑफिसर के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा लिख दो इसको। यस सर। विक्रम जी आप पोस्ट कर देना ग्रुप में फिर, ठीक है। जी सर। हाँ, आप पोस्ट कर देना सो दैट कि जो हमने जीरो इन किया है उसमें। जी, ये था। सपोज किया वहां पे नोट आ जाए, द ऑफिस हैज received anonymous complaint about, yeah, against one of the officers having serious charges of corruption. Okay. The complaint has been marked to you, put up a note in this regard to your higher officer. एनोनिमस कंप्लेंट आई है एक ऑफिसर के बारे में, सीरियस चार्जेस ऑफ करप्शन, और ये कंप्लेंट हमें मार्क हुई है, हमने उसका नोट पुट अप करना है। तो इस नोट को हम किस तरह से निट करेंगे? सबसे पहले तो हमें रूल्स का भी मालूम होना चाहिए। एनोनिमस कंप्लेंट्स जो है, क्या उनको कोई हमने तरजीह देनी है, क्या हमने उनको प्रोसेस करना है या नहीं करना है? कोई आइडिया है कि एनोनिमस कंप्लेंट्स के Yes. बारे में क्या करना यस पड़ेगा? सर। सर गवर्नमेंट ने बोला है कि हमें उसको एंटरटेन नहीं करना है। एनोनिमस कंप्लेन आए तो अगर थोड़ी सी वेरिफिकेशन करने के बाद उसको नहीं एंटरटेन करना है। बिल्कुल। लेकिन लेकिन आपके पास ये जो कंप्लेंट आई है, एनोनिमस कंप्लेंट का मतलब ये नहीं होगा कि उस आदमी का नाम नहीं होगा। हो सकता है वहां पे लिखा हो जी मिस्टर कोई भी नाम लिखा हो, और उसके बाद जो है उनका फेक एड्रेस भी दिया हो। उस केस में हमें थोड़ा सा इंक्वायरी करनी भी पड़ेगी। ठीक है, लाइक आई टेल यू, हमें एक बार विजयपुर जाना पड़ा था। वन ऑफ अपर ऑफिसर्स, उनकी कंप्लेंट आई थी और किसी नाम से आई थी और उनका एड्रेस भी था। फिर हमने, क्योंकि वहाँ पे टाउन एरिया कमेटी थी, उनके पास जो वोटर्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे सबका पर्टिकुलर्स होते हैं, so we did some inquiry there and later on found that the person of that name, the person in that address
was never found on ground. तो उस केस में उसको भी एनोनिमस ही बोला जाता है। एनोनिमस का मतलब ये नहीं है कि उसमें नाम नहीं लिखा होगा। एनोनिमस का मतलब रॉन्ग नेम भी होगा। आर यू गेटिंग? एनोनिमस Yes, के दायरे में सिर्फ ये नहीं आता उस कंप्लेंट में किसी का नाम नहीं लिखा होगा। एनोनिमस के दायरे में वो भी आता है कि नाम लिखा हुआ है लेकिन गलत नाम लिखा हुआ है। तो जब हम इसको प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेस करने के लिए दो तरीके इसके हो सकते हैं। कंक्लूजन के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो पहले हम इसका हवाला लेंगे कि ये कंप्लेंट हमें रिसीव हुई, मुझे मार्क हुई, और उसके बाद इस कंप्लेंट में जो नाम और एड्रेस लिखा हुआ है वो हमें वेरीफाई करने की जरूरत है टू अराइव एट ए कंक्लूजन whether this falls under the category of anonymous complaints or not। और फिर हम हवाला दे सकते हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट के डायरेक्शंस के मुताबिक, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक एनोनिमस कंप्लेंट्स को हमने फर्दर प्रोसेस नहीं करना है। तो एक तो हमारा ये कंक्लूजन हो सकता है कि हम उस आदमी की जो है वो वेरिफिकेशन करवा लें बाय सेंडिंग सम पर्सन ऑन दैट एड्रेस। एक हम ये कर सकते हैं, और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हमें ये मार्क हुआ और हमने इसकी तस्दीक करवा ली। मीन्स हमने उसकी पूरी तह तक हम चले गए और इट हैज बीन फाउंड दैट द कंप्लेंट इज एनोनिमस। ठीक है ना? नोटिंग में जब तक वो आपको बाइंड नहीं कर रहा है, अगर वो यहाँ पे बाइंड कर दे, जैसे यहाँ पे लिखा है द ऑफिस हैज रिसीव्ड एनोनिमस कंप्लेंट, ठीक है, द कंप्लेंट हैज बीन मार्क्ड टू यू एंड यू हैव ascertained, अगर यहाँ पे साथ में लिखा होता, सपोज यहाँ पे लिखा होता एंड यू हैव ascertained that the complaint is anonymous, फिर वो कहता पुट अप ए नोट इन दिस रिगार्ड टू योर हायर ऑफिसर। उस केस में तो बड़ा क्लियर है कि आप तो अब दावे से कह सकते हैं कि ये एनोनिमस कंप्लेंट है, इट हैज बीन ascertained। ascertain करने का ये मतलब नहीं है कि मैं खुद ही गया, हमने किसी को भेजा, उसका हवाला भी दे सकते हैं, और इट वाज फाउंड ऑन ग्राउंड कि ये एनोनिमस कंप्लेंट है। फिर आप सीधा सीधा इसमें प्रपोजल दे सकते हैं कि क्योंकि हमने ascertain कर लिया कि ये एनोनिमस कंप्लेंट है, इसलिए इसको फर्दर प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं लिखा हुआ एंड यू हैव ascertained, तो फिर आप दोनों तरीकों से चल सकते हैं। प्लीज आप प्रपोजल ये भी दे सकते हैं कि इसको ascertain करने के लिए कि whether the complaint falls in the category of anonymous or otherwise, we can depute this person on the spot to certify the name and address of the, क्या कहते हैं उसको, जो कंप्लेंट करता है उसको क्या कहते हैं जी? Component. उसको कहते हैं कंप्लेनेंट। ठीक है? द पर्सन हु फाइल्स ए कंप्लेंट, उसको कहते हैं कंप्लेनेंट। तो फिर हम लिख सकते हैं कि कंप्लेनेंट के क्रीडेंशियल्स को जानने के लिए, to ascertain the credentials of complainant, to ascertain the genuineness, ठीक है, of complainant, we can depute this person
ऑन द स्पॉट टू वेरीफाई, तो एक वो हो सकता है। लेकिन अगर उसने बाइंड कर दिया कि आपने पहले से एसरटेन किया, तो उस केस में हमें फिर वही देना है कि ये एनोनिमस कंप्लेंट है, हमें इसको फर्दर प्रोसेस नहीं करना है। सर एक Anonymous- क्वेश्चन था जी 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 बताएं। सर, JNTCID में एक ग्रीवियंस पोर्टल है, वहाँ पे कंप्लेन का बोला गया है कि आपकी अनोनिमस भी हो सकती है और ऐसे हो सकती है, लेकिन जब वहाँ पे अनोनिमस का ऑप्शन है तो क्या वो उसको एंटरटेन करेंगे? वैसे तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं उनको उसको एंटरटेन नहीं करना है। ठीक है, मेरे पास एक था एनोनिमस कंप्लेंट्स के बारे में, जस्ट ए मिनट मैं उसको ढूंढता हूँ। उसमें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी, जस्ट ए मिनट, गिव मी ए सेकेंड। गवर्नमेंट का ऑर्डर है, वो सर्कुलर है। ओके, जी, तो जस्ट ए मिनट। Can you see it on screen? यस जी। सर। ओके, इसमें इंस्ट्रक्शंस थी कि जो पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट कंप्लेंट्स हैं, तो ये एनोनिमस कंप्लेंट्स पे ही था। Robust this the complaints can be lodged with appropriate authority by addressing a written communication either directly or through electronic mode. Vikram ji, Vikram ji, no जी Vikram, सर। Vikram जी आप पूछ रहे थे ना? जी सर। ओके ओके, सो आप कर सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड और ऑन पोर्टल अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। अथॉरिटी को क्या करना, जो आप पूछ रहे थे, उन्होंने गैदर करनी है इंफॉर्मेशन अबाउट करप्शन माल प्रैक्टिसेस, मे टेक एप्रोप्रिएट एक्शन अगर जेन्युइन है तो। लेकिन दूसरे पैराग्राफ में इट्स वेरी क्लियर, और जीएडी के बहुत सारे हवाले हैं इसमें, रीइटरेटेड दैट एनोनिमस और सीडोनिमस दोनों ही है। एनोनिमस हो गया नाम नहीं है, सीडोनिमस हो गया किसी दूसरे का नाम लिखा जा रहा है। इस कंप्लेंट मैं कर रहा हूँ और नाम विक्रम जी का लिख रहा हूँ उसमें। ठीक है, आपको मैं एक हाइट की चीज बताऊं। There is one IAS officer. He has retired. I have worked with him. Very good relations even today. पीछे मैं जम्मू गया था, स्पेशली उन्होंने मुझे चाय पे बुलाया था, बट नाउ ही हैज रिटायर्ड। उनका गवर्नमेंट के साथ बहुत पंगा हो गया। ठीक है, आई डोंट वांट टू नेम दैट IAS ऑफिसर, ही हैज रिटायर्ड नाउ। वो खुद भी पंगेबाज हैं, लेकिन गवर्नमेंट के साथ चीफ सेक्रेटरी के साथ पंगा हो गया। चीफ सेक्रेटरी के साथ हुआ तो LG के साथ भी हो ही गया। अब मेरी प्रमोशन हुई थी उनके टाइम पे। somebody in my name has filed a complaint to the central government, CVC जो है। अब उसमें क्या है, I don't know what is in that complaint. So even I have retired, he has retired. तो घर पे एक लेटर आता है, I'm not at home, तो CVC का लेटर आया कि आपकी तरफ से ये कंप्लेंट फाइल हुई है, आप इसको ऑथेंटिकेट करें कि आपने ये कंप्लेंट फाइल की है। नेचुरली उसमें कोई है ही नहीं है, तो somebody has done it, किसी ना किसी ने तो किया होगा ना। ठीक है, और उसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सनल रिलेशन को भी बिगाड़ने के लिए हो।
और वैसे ही उस ऑफिसर को जो है वो टारगेट करने के लिए हो। तो दिस इज हाउ यू कैन। अब उन्होंने भी तो कंफर्मेशन ली है ना विक्रम जी, आप समझ रहे हैं कि हाउ दे जी सर। प्रोसीड। ठीक है, हाउ दे प्रोसीड। They can't proceed on a complaint which is simply filed by somebody. They will have to verify. तो उन्होंने स्पेशली लेटर आया घर में रजिस्टर्ड पोस्ट से, उसमें साइन लिए गए और उस लेटर में यही था कि कंप्लेंट हमें रिसीव हुई है स्टेट को आपके नाम से। कंप्लेंट उन्होंने लिखा था कि एनक्लोज कर रहे हैं, लेकिन मुझे वो मिली नहीं। बट दे वर सेइंग कि आप इसको ऑथेंटिकेट करें दैट यू हैव फाइल्ड इट एंड यू आर विलिंग टू गो फॉर इट, गो फर्दर फॉर इट। सो ये अथॉरिटीज का काम है। अगर उनको लगेगा कि ये एनोनिमस कंप्लेंट है, सीडोनोमस है, मीन्स किसी ने दूसरे का नाम यूज किया है, तो उस केस में वेरिफिकेशन होगी। तो बड़ा कैटेगरिकल है कि शुड नॉट बी टेकन कॉग्निजेंस ऑफ, मीन्स उनको आपने कोई तरजीह देनी नहीं है। और अगर कोई सबजुडाइज मैटर्स है, सबजुडाइज का मतलब होता है जो कोर्ट में पेंडिंग है अभी, जिनका अभी फैसला नहीं आया है, तो उस कंप्लेंट को वैसे एंटरटेन नहीं कर सकते ना। वो तो कोर्ट ने डिसाइड करना है कि हाउ फार दैट इज जेन्युइन, वो केस में उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी जेन्युइन है। ठीक है, तो ये पहले भी बहुत बार आउटलाइन हो चुका है। द फर्स्ट स्टेप विक्रम जी, द फर्स्ट स्टेप इज टू वेरीफाई whether the complaints are filed by citizens who have provided their particulars। एक तो ये है, ठीक है। विदाउट एनी फर्दर एक्शन द कल्चर ऑफ इज टू बी डिस्करेज्ड। तो क्योंकि आपने किसी को भी परेशान करना है तो कंप्लेंट तो आप कर ही देंगे ना, उसमें कोई बड़ा जी बात सर। नहीं है। एक पेज ही तो लिखना है, एक पेज ही लिखना है, कुछ भी चार्जेस लगा दो जो मन में आए। ठीक है, जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई डोंट नो व्हाट द पर्सन हैज रिटन, बट देयर इज अ कंप्लेंट इन सीबीसी अबाउट दैट। क्योंकि आईएएस ऑफिसर के लिए तो वहीं जाना पड़ेगा ना, उसके लिए तो स्टेट वाला तो इदारा नहीं चलेगा उस तरह से, स्पेशली व्हेन द पर्सन इज रिटायर्ड। तो वो चीजें हैं कि आपको वेरीफाई तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेरीफाई करने के बाद ही आप किसी कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं। आइडिया हुआ कि इस केस में कैसे प्रोसीड करेंगे जी। यस सर। ठीक है, तो दोनों तरीकों से आप चल सकते हैं। यू हैव द लिबर्टी until and unless the question itself is binding you to go into a particular direction। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए अगर बाइंड नहीं कर रहा है तो फिर आपको जनरल प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना है। आप ये कह सकते हैं कि मैंने एग्जामिन कर लिया, एसरटेन कर लिया, पर्सन इज नॉट जेन्युइन। ठीक है, कोई एज पर रिकॉर्ड वो बंदा रहता ही नहीं है वहां पे, उस एड्रेस पे ऐसा बंदा कोई है ही नहीं है। इन दैट केस वी कैन से दैट द कंप्लेंट इज नॉट जेन्युइन एंड इट इज नॉट टू बी गिवन एनी कॉग्निजेंस ऑफ एज पर द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन है, कौन सा सर्कुलर है। सिंपली यू कैन राइट बिकॉज यू हैव इन द माइंड that there are so many circulars in this nature। तो वो आप रेफर कर सकते हैं कि एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट टाइम एंड अगेन। ठीक है, सो these types of complaints are not to be entertained, are not to be taken cognizance of। So that's why the complaint cannot be processed further and may be filed या consigned to records। कई बार हम वर्ड लिखते हैं consigned to records। consigned to records का मतलब क्या होता है कि बस इसको रिकॉर्ड्स में ही रखा जाए, इस प्रोसेस नहीं करना। सिर्फ ये है कि हमने ये रिसीव किया था। और मैंने ये बहुत बार सारे केसेस किए हैं बिकॉज आई यूज्ड टू बी डीवीओ एज वेल। मैं पीआईओ भी रहा हूँ, डीवीओ भी रहा हूँ डिपार्टमेंट का। तो
बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आ जाती थी जिनका कोई सिर पैर नहीं होता था। तो उसमें फिर हम उस आदमी को बुलाते थे ऑफिस में, ठीक है। और जब वो आदमी था नहीं तो ऑफिस में कौन आएगा? इन दैट केस इट वाज प्रूवन, या उन्होंने कोई नंबर दिया तो नंबर पे हम एसरटेन कर सकते हैं, इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी कैन एसरटेन। वी कैन सेंड ए पर्सन पर्सनली टू दैट प्लेस कि वो आदमी वहां पे है या नहीं है। तो दिस इज हाउ थिंग्स गो। विक्रम जी, नाउ इट्स ओके। जी, यस सर। जी तो आई थिंक फेयर आइडिया, ये नोट ट्राई कर सकते हैं आप। जी ये सर। नोट, जी सर। एक और नोट दे दूं? कल हम नोट्स को कंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। कल हम नोट्स को कंक्लूड कर लेंगे, और जो आपके डिफरेंट कॉरेस्पॉन्डेंस वाले सिस्टम थे, नाउ विल कम टू द कंक्लूजन एंड देन विल शिफ्ट आवर फोकस टू द अदर टॉपिक्स। एक और नोट दे दूं? दे दो सर। सिंपल सा नोट दे देता हूँ। से senior assistant of our office has applied for say 50 days earned leave with effect from से आज 23/7 हो गई, उससे उन्होंने 2 अगस्त 2025 से अप्लाई किया। Put up a note to your higher officer dwelling upon, इसको सारे पॉइंट्स आपने कवर करने हैं। dwelling upon the admissibility and other allied issues relating to the sanction of earned leave in favor of the official। ठीक है जी। सीनियर असिस्टेंट है हमारे ऑफिस के, he has applied for 50 days earned leave 2 अगस्त से। तो कहाँ तक जाएगी वो आप देख सकते हैं। जब आपको वो देगा इस डेट से उन्होंने अप्लाई किया, तो आपको एंड डेट फिर निकालनी पड़ेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि जब आप पुट अप करेंगे तो आप सिंपली ये नहीं लिखेंगे ना 50 डेज विद इफेक्ट फ्रॉम दिस, फिर टू भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो डेट इज गिवन, कहाँ पे कंक्लूड होगा वो आपने कैलकुलेट करना है इसमें। और नोट आपने लिखना है जिसमें एडमिसिबिलिटी की बात होगी, जिसमें अदर अलाइड इश्यूज की बात होगी। अदर अलाइड इश्यूज क्या हो सकते हैं? इंटर एलिया जी, एक वर्ड मुझे आ गया, इनकी जगह पे कौन काम करेगा? हाँ, इंटर एलिया एक वर्ड मेरे जुबान पे आ गया। डू यू नो द मीनिंग ऑफ इंटर एलिया? बहुत बार यूज होता है ये। नो?
का मतलब होता है among other things. इंटर एलिया मीन्स among other things. इसके अलावा ये चीज भी मैटर करती है इसमें. सो अलाइड इश्यूज में यू आर परफेक्टली राइट कि वो एक इशू वो भी आएगा कि ऑफिस का काम कैसे चलेगा, हु विल लुक आफ्टर. ठीक है जी. और जब आप ये नोट पुट अप करेंगे तो नोट पुट अप करने के लिए वही सीक्वेंस आपको फॉलो करनी है जैसे मैंने आपको पहले नोट में बोला था कि पहले तो आप हवाला देंगे जो उन्होंने अप्लाई किया है, जो उन्होंने फॉर्म भर के दिया है. ठीक है. और फॉर्म में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कंप्लीट होनी चाहिए. जैसे उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है कि एड्रेस ड्यूरिंग द लीव पीरियड, कि आप कहाँ होंगे उस समय. सी द पर्सन इज गोइंग आउटसाइड, तो फिर एड्रेस वो वहां का देंगे ना. खैर आपने उसके वो स्पेसिफिक्स में नहीं जाना है, तो जस्ट ऑन लीव के फॉर्म की बात हम कर रहे हैं. तो आप उसमें यही लिखेंगे कि उन्होंने फॉर्म जो है वो एनक्लोज किया. उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा आपका, अपने लेवल पे क्या करोगे आप. लीव अकाउंट देखना पड़ेगा सर. लीव अकाउंट देखना नहीं पड़ेगा, बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि नॉर्मली वो बना नहीं होता ना. ठीक है. और लीव अकाउंट जब आप बनाएंगे दैट विल बी विद रेफरेंस टू द सर्विस बुक. तो उस केस में आप सर्विस बुक भी उसकी साथ में रखेंगे और लीव अकाउंट भी बनाएंगे. ठीक है. और लीव अकाउंट बनाने के बाद आप एडमिसिबिलिटी का एक उसमें स्टेटमेंट लिखेंगे कि जो है वो ये एडमिसिबल है, उनके अकाउंट में इतनी छुट्टी है कि हम उनको 50 डेज दे सकते हैं. फिर उसके बाद ऑफिस का काम कैसे चलेगा, वो विल लुक आफ्टर, दैट्स आल्सो देयर. और फाइनली आप इसको पुट अप करेंगे. पुट अप करने के लिए वही करें, सीधा मत लिखें कि अप्रूव करें इसको. ठीक है. तो जब भी आप किसी ऑफिसर को लिख रहे हैं तो देयर इज ए पॉलिश्ड वे which you can write, submit it for kind perusal and approval. तो सीधा अप्रूवल मत लिखें. पहले वो पढ़ेंगे तो अप्रूव करेंगे ना. तो perusal जो है वो उस चीज को थोड़ा पॉलिश करता है. तो कंक्लूजन में if you write the cases therefore put up for kind perusal and approval, so that will polish. इसको वही हम लिखेंगे put up for approval. तो पुट अप भी लिख सकते हैं, सबमिटेड भी लिख सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग. इज इट क्लियर. तो थोड़ा बहुत सीएसआर का हवाला भी रहेगा इसमें. वी शुड नो दैट हाउ लीव्स आर प्रोसेस्ड. तो उस तरह से उसका टिंज रहेगा इसमें. थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट भी रहेगा कई बार. जैसे यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज दे दी कि आप विद इफेक्ट फ्रॉम तो है ही है, कहाँ तक ये जाएगा वो भी कैलकुलेट करें. जी हो जाएगा. ट्राई करेंगे सर. ठीक है. बेस्ट वन जो होगा मैं उनको रिक्वेस्ट कर दूंगा कि आप उसको पोस्ट कर दें. अगर उसमें कोई तरमीम की जरूरत होगी तो वो भी बता दूंगा. ठीक है. सो स्क्रीनशॉट ले लें इसके आप. ये दो आप ट्राई कर लेना. हमने एट लेंथ इनको डिस्कस किया है. तो अगर आपको वो सर्कुलर चाहिए मैं वो भी शेयर कर देता हूँ. ठीक है. लेकिन उसका हवाला आपने देना नहीं. तो जस्ट आपके रेफरेंस के लिए है कि क्या किस चीज को कैसे डील करना. इसका हो गया स्क्रीनशॉट ऊपर वाले का.
Yes, sir. तो ये दो नोट आप ट्राई करें, कल हम इसको कंक्लूड करेंगे फिर, ठीक है, क्योंकि कल हमारी लास्ट क्लास है ना इस वीक की, तो कल इसको हम कंक्लूड कर लेंगे, देन वी हैव 3 days फॉर CSR। आज के लिए इतना ही रखें। Yes, sir. जी सर। So the way we are going, is it understandable? Is it uh, what you are liking? Is आपकी पार्टिसिपेशन जो है उसके आप अहमियत समझ रहे हैं ना इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में? It can't be one way, it has to be two way, क्योंकि कम्युनिकेशन तभी फिर इम्प्रूव होता है। I'll request everybody to write, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक सुधार नहीं होगा। तो मेक ए स्टार्ट, चाहे गलती लिखें। Excuse me, sir. तो क्या होगा, एडिशंस आएंगी, आप अपने आप को कंपेयर करेंगे जो बाकी वाले बोल रहे हैं, लेकिन आपने लिखा ही नहीं होगा तो फिर तो वही सत्संग सुनने वाली बात हो जाएगी, ठीक है ना, कि जो सरमन जा रहे हैं बस उन्हीं को आप लिए जा रहे हैं, बट अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। तो ट्राई टू राइट, make an initiative so that you can compare what others are speaking, what amendments I am proposing, and accordingly you can make amends in your draft as well. So this is how we learn. Otherwise ये सब्जेक्ट उस तरह से नहीं हो सकता कि मैं आपको स्कूल फीडिंग करके चीजें बता दूं, लेकिन हम लोग एट लेंथ हर चीज को डिस्कस करते हैं, इसमें कैसा सीक्वेंस होना चाहिए, क्या क्या इसमें पॉइंट्स कवर होने चाहिए, फिर उसको लेके आप डेवलप करें। उस डेवलपमेंट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कोई खामी रह जाती है तो अगेन इसीलिए तो हम डिस्कस करते हैं ना क्लास में। सो वी आर कंक्लूडिंग द कॉरेस्पॉन्डेंस फॉर्मेट्स नाउ, तो टुमारो विल बी लास्ट वन, बट उसके बाद भी मैं आपको काफी सारी प्रैक्टिसेस दूंगा उसकी, ठीक है, बहुत सारी प्रैक्टिसेस दूंगा इसकी आपकी, which you can try and one day we can devote again sometimes in future कि एक चीज को हम उस दिन कंक्लूड कर लेंगे, ठीक है जी। फिर फिलहाल इतना ही रखें। Excuse me, sir. जी जी, सर एक क्वेश्चन था, ये जो सर्विस वेरीफाई होती है सर्विस बुक पे, ये ईयरली होती है ना? ईयरली होती है? देखें, ईयरली भी होती है, ड्यूरिंग द ईयर भी हो सकती है, ठीक है। वैसे ईयरली का प्रोविजन है, वैसे तो ईयरली का प्रोविजन है, लेकिन सपोज किया मैं रिटायर हो गया, ठीक है, मैं रिटायर हो गया तो मेरी सर्विस वेरिफिकेशन उस दिन तक होनी चाहिए ना, ओके, आई Yes, कैन sir. वेट until the close of the year, or I'm transferred, मैं ट्रांसफर हो गया तो फिर मेरी सर्विस वेरिफिकेशन वो वाला DDO तो वहां तक करेगा ना। आर यू Sir, अंडरस्टैंडिंग? yes, sir. And similarly, कोई अगर मैं उसी ऑफिस में रहता हूँ पूरे साल तो फिर तो ईयरली मेरी होगी विद रेफरेंस टू पे एक्विटेंस रूल, ठीक है। लेकिन अगर ड्यूरिंग द ईयर कुछ वैसा इवेंट है, मैं ट्रांसफर हो गया या वो आदमी जो है वो रिटायर हो गया, तो फिर उसकी वेरिफिकेशन तो इंटरमिटेंटली भी होनी पड़ेगी। जी बताइए। And sir, ये वेरिफिकेशन में क्या क्या कंसिडर करते हैं, लाइक किस बेसिस पे होती है वेरिफिकेशंस? देखें, वेरिफिकेशन होती है पे एक्विटेंस रोल के अकॉर्डिंग। अगर आपका कहीं ब्रेक होगा सर्विस में, ठीक है, से देयर इज अ डाइस नॉन, देयर इज सम इंटरप्शन, ओके, Okay, sir. इन दैट केस पे एक्विटेंस रोल में जो है वो फिर आपकी पे ट्रानी हुई होगी, तो वो फिर एक्सेप्शन होगा उसमें, तो आप वेरीफाई तो करेंगे विद रेफरेंस टू पे एक्विटेंस रोल,
लेकिन आपको एक्सेप्शन भी लिखना पड़ेगा नीचे कि ये वाला पीरियड जो है वो ये ट्रीट हुआ, ये वाला पीरियड ये ट्रीट हुआ। लेकिन अगर सब कुछ स्मूथ था, आपकी पे में कोई रुकावट नहीं थी, तो फिर तो सिंपली वो 2 लाइनर ही होगा, 1 लाइनर होगा रादर, सर्विस वेरीफाइड विद रेफरेंस टू पे एक्विटेंस रोल। ओके सर, एंड उसी में सर हमारी अर्न लीव भी इंक्लूडेड होंगी? उसमें क्या होंगी? अर्न लीव सर। नो, अर्न लीव की एंट्री अलग से होती है, वो सर्विस वेरिफिकेशन के समय नहीं होती। अर्न लीव की एंट्री तो हो जाएगी जब आप अर्न लीव पे जा रहे होंगे या वापस आएंगे जब, ठीक है। दैट इज Okay, नॉट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन एट द एंड ऑफ द ईयर। वो तो इवेंट आपका हो गया ना, वो जैसे इवेंट हो गया उसमें उस तरह से एंट्री हो जाएगी, सो दैट कांट वेट फॉर योर सर्विस वेरिफिकेशन। ओके, राइट। एंड सर बिकॉज कुछ एम्प्लॉइज की सर्विस वेरिफिकेशन 2-2 3-3 साल की एक साथ थी उस सर्विस बुक। कर वही सकते हो डाउट। आप, बेस्ड ऑन रिकॉर्ड कर सकते हैं आप, बेस्ड ऑन रिकॉर्ड आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल टेल यू ए केस कि वो मेरे जन्म से पहले के डेट ऑफ बर्थ थी किसी की, बट वो फर्स्ट पेज पे वो वेरीफाई नहीं हुई थी, तो उसके बगैर तो पेंशन वाला केस सेटल ही नहीं होगा ना, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली जिस टाइम पे वो आदमी लगे थे उस समय के ऑफिसर तो जा चुके थे, मीन्स द पर्सन वाज नो मोर, so when I was in the chair I verified it. Why? Because I was having that certificate, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट था, तो विद रेफरेंस टू मैंने लिख दिया उसके, तो बेस्ड ऑन रिकॉर्ड यू कैन वेरीफाई इवन आफ्टर दैट, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली ये जिम्मेवारी है जो भी डीडीओ है कि उन्होंने सर्विस वेरिफिकेशन जो है हर साल करनी ही करनी है हर किसी, बट अगर किसी वजह से रह गई हुई है और आपके पास रिकॉर्ड है, स्ट्रेट रिकॉर्ड है, तो उस केस में यू कैन राइट इट। कई बार ऐसा भी हो सकता है, उस आदमी को फेवर करने के लिए भी हो सकता है, ये हो सकता है उस समय कोई एक्शन चल रहा हो, आप समझ रहे हैं, यस सर। उस साल कोई एक्शन चल रहा हो और उसके बाद उसकी कंडोनेशन हो गई हो, तो दैट वाज स्टिल इन द पाइपलाइन, तो मे बी इट वाज डेफर्ड। व्हाई? कि उसकी सर्विस बुक में कोई एडवर्स रिमार्क ना आ जाए, तो कई बार पर्पसली भी स्टाफ को फायदा देने के लिए भी पेंडिंग हो सकता है कुछ, गेटिंग? यस सर, एंड ये अकाउंट्स वालों की करनी होती है सर वेरिफिकेशन? क्या क्या करनी है? अकाउंट सेक्शन करता है सर्विस वेरिफिकेशन और ये एस्टैब्लिशमेंट करता है। उस अब पे एक्विटेंस रूल किसके पास है, ठीक है, ये कौन रहा कर रहा है? जो भी डीडीओ होगा, ठीक है ना। और अगर उसके नीचे जो भी पे बनाता है, तो कई जगह ऐसा भी होता है कि अकाउंट वाले है ही नहीं है, तो टीचर लोग भी बनाते हैं कई जगह पे, वो अलग चीज है, बट सर्टिफाई तो होना ही है, वेरिफिकेशन तो होनी है। आज की डेट में तो अकाउंट्स वाले हर जगह है ही है। हमें तो किसी टाइम पे ब्लॉक में कोई अकाउंट्स की पोस्ट नहीं होती थी, और आज तो डब्ल्यू की पोस्ट है वहाँ पे, तो ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अकाउंट पर्सोनल नाउ, इसीलिए तो हमारा एक्सपेंशन भी हुआ ना, यस सर। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि पे कौन ड्रा कर रहा है, तो सर्टिफिकेट भी वही देगा, जो डीडीओ होगा वही देगा। से हायर सेकेंडरी की प्रिंसिपल है, तो पे तो वही ड्रा कर रहे हैं ना, डीडीओ वही है, तो ही या शी इज नॉट कंपल्सरीली फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो वेरिफिकेशन उनके लेवल पे ही होगी। हाँ, जो नीचे पे बिल बना रहा है वो उसको इनिशियल करेगा, ठीक है, क्लियर? ओके राइट सर, वन मोर क्वेश्चन। जैसे आपने बताया इन सीटू प्रमोशन इन केस कोई एम्प्लॉय अप्लाई कर रहा है, तो उसकी सर्विस वेरिफिकेशन कब तक होगी? द डेट ऑफ अप्लाइंग की उसी मंथ तक होगी? उसका देखिए, क्या प्रोसेस? वेरिफिकेशन जो है वो तो आपने लास्ट ईयर तक तो की होगी उनकी, ठीक है, लेकिन उनकी जो एलिजिबिलिटी है
वो हो सकता है उसके बाद हो रही हो इन सीटू की। उस केस में जब आप उनका केस पुटअप करेंगे तो बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ही तो कर रहे हैं ना। दैट डजंट मीन कि आपने उनकी वेरिफिकेशन कंपलसरीली पहले करनी है और फिर ही आप उनका केस प्रोसेस करेंगे। आपके पास सर्विस रिकॉर्ड तो है ही है और यू आर सर्टिफाइड कि वो एडमिसिबल है उसके लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप वेरिफिकेशन करके ही उसका केस जो है वो प्रोसेस करेंगे। तो सर्विस बुक तो आपने साथ में लगानी है उसके, ठीक है। मींस डेट ऑफ अप्लाइंग तक ना भी हो वेरीफाई तो वी कैन प्रोसेस। Of course, because the person can become eligible any point of time in the year. It's not necessary at the end of the year. So last verification तो हो ही चुकी है उनकी ना. So that is not a hurdle in processing the case. Okay? ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है जी. Okay then. मिलते हैं फिर कल. But try to write each and every one, please. This is my humble request. कि सब लोग लिखें, तभी आप वहां भी लिख पाएंगे. अदरवाइज अगर आप सोचते हैं कि वहां जाके हम लिख लेंगे और उससे पहले हम लोग नहीं लिखेंगे, तो दैट्स नॉट गोना वर्क. सो यू हैव टू राइट, यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग द इनिशिएटिव, देन उसमें रिफाइनमेंट होती रहती है. सबसे इंपॉर्टेंट होता है जीरो ड्राफ्ट. जीरो ड्राफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जीरो ड्राफ्ट के ऊपर फिर हम काम करते रहते हैं कि इसको कैसे और रिफाइन किया जाए, कैसे इसको मोर इंक्लूसिव बनाया जाए, कौन कौन से एस्पेक्ट्स इसमें और आ सकते हैं, या इसमें वोकैबुलरी और हम कितनी ऐड कर सकते हैं, फ्लेवर कितना इसमें जोड़ सकते हैं. दैट वी कैन ऑलवेज डू, बट यू हैव टू मेक द जीरो ड्राफ्ट एंड सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और सीक्वेंस के लिए इंग्लिश मैटर नहीं करती, आपको ऑफिशियल प्रोसीजर्स मालूम होने चाहिए. ठीक है. ओके देन, सी यू ऑल. थैंक यू. थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट. गुड नाइट.